Hello guys, so in last chapter we have discussed about the basic fundamental quantities जिसमें हम सात quantities के बारे में पढ़े थे और उनसे हम लोग डायमेंशन सारी और डिराइव क्वांटिटी की निकाले थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ डायमेंशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो डायमेंशन की सबसे अच्छी बात है कि आप डायमेंशन को एनालाइज करके फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्मूले की करेक्टनेस को पता कर सकते हैं और भी इसके एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो इसका एक जो पहला प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये है तो बहुत आसान। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन two things can be only be added if they are on same dimension। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो चेयर ऐड हो सकती हैं, चेयर टेबल ऐड नहीं हो सकते हैं अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो इससे इंटरफेरेंस क्या निकलता है? इससे इंटरफेरेंस ये निकलता है कि सपोज वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन कांट बी एडेड। ठीक है, velocity plus velocity can be added and distance plus distance can be added if there anything in between and the dimension are not same they can't be added। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की करेक्टनेस को पता करते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ टी एक बार है, यहाँ टी दो बार है, ऐसा क्यों है? सपोज ये चीज हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन होमोजेनिटी से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन। ठीक है, आज जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूटी का डायमेंशन हो जाता है एल टी माइनस वन इंटू टी इक्वल टू एल। ठीक है, तो इसका डायमेंशन एल आ गया। ठीक है, उसी तरह हाफ ए टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होता है वो ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, वो हो जाता है एल टी माइनस टू इंटू टी टू दावर टू इक्वल टू एल। ठीक है, तो अगर टी टू पावर वन रहेगा तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, so this is how a dimension homogeneity principle can be used to verify whether the given equation is correct or not। ये हमेशा ही चेक कर लेता है कि अगर आपके फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है कि whether they are providing a good result or not, right? ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे s सॉरी जैसे s इक्वल टू, ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, जहां v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन और ये होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा? एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, u का भी स्क्वायर वही रहेगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी हैं, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, प्लस एक्सेशन क्या होता है एल टी माइनस टू एल, जो कि हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो यहां पे भी सारे डायमेंशनली करेक्ट है, तो कोई भी फॉर्मूला करेक्ट होने के लिए उसको डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इट्स जस्ट मेक अ चेक और फॉर्मूला whether the formula is correct or not। ठीक है, a formula can be only be correct if it is following the dimension, following the same dimension if they are added। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही यूजफुल होती है डायमेंशन एनालिसिस की। सिमिलरली हम लोग और भी एक दो फॉर्मूलेस देख लेते हैं। जैसे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच। ठीक है, अब mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें देख लेते हैं इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए अगर ये दो क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होता है एनर्जी के बराबर होगा, तो p का जो डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी के डायमेंशन से लिख लेते हैं, तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा m
L2T-2, ठीक है। याद नहीं है तो डिराइव कर सकते हैं। ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का क्या होता है ML T-2 इंटू L, ये हो जाएगा ML2T-2, ओके। तो द एनर्जी की डायमेंशन है ML2T-2, ओके। सो सेम dimension should be of mgh, okay. So what is the dimension of mass, that is m. What is the dimension of g, acceleration, that's lt-2 and -2, and that is h again l. So it is ml2t-2, okay. So we can say that energy p is equal to mgh is the right formula, because can be right formula, okay, can be right formula, because the dimension analysis don't tell you about the constant, okay, but this formula looks dimensionally correct, okay. So it has passed the first check that it is dimensionally correct, okay. Similarly we can do with a number of other equation, we can check whether the equation is dimensionally correct or not. तो ये चीज बहुत ही यूजफुल होती है, और इससे हम सारे फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। सो हेलो, सो हमने पहले में देखा था कि हाउ डायमेंशन इज यूटिलाइज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन का एक और यूटिलाइजेशन होता है जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, राइट। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर वी यूज द डायमेंशन, ओके। हाउ डायमेंशन आर यूटिलाइज, सो डायमेंशन का यूटिलाइजेशन फॉर्मूला यूनिट कन्वर्शन में भी होता है, ठीक है। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी डू द यूनिट कन्वर्जन। तो सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 1 डाइन, ठीक है। अब जो न्यूटन होता है वो एसआई यूनिट में होता है, और डाइन जो है वो फोर्स है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपल हम इसका डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है ML-T-2, ठीक है, मास इनटू एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। सो डायमेंशन विल बी रिमेन सेम फॉर दिस एंड दिस, ठीक है। तो 1 न्यूटन अपॉन डाइन, ये हो जाएगा। एसआई में क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, ठीक है। लेंथ को कितने लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और टाइम को किसमें लिखते हैं, सेकंड्स में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह डाइन में क्या लिखेंगे, डाइन में सेंटीमीटर में लिखते हैं, जो वेट होता है वो ग्राम्स में लिखा जाता है, ठीक है। और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, और टाइम सेकंड्स में जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो केजी को जब कन्वर्ट ग्राम में, जब केजी से ग्राम से केजी कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर को करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब न्यूटन जो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कोई भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल उसके डायमेंशन लिखने हैं और उसके पावर्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करना है, तो एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक और बहुत ही बड़ी यूसेज बन जाती है डायमेंशन एनालिसिस की, ओके। सो डायमेंशन एनालिसिस कैन बी आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो ये चीज भी हमें एक वैल्यूबल। सो हमने देखा कि डायमेंशन का यूटिलाइजेशन हम लोग यूनिट कन्वर्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर हम लोग और देखेंगे कि हाउ डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक द फॉर्मूला, ओके। तो इसको मैंने एक दो बार और पहले ही बता चुका हूँ कि डायमेंशन का हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला बिल्डिंग के लिए, ओके। तो डायमेंशन का इतना यूटिलाइजेशन है कि सपोज हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज में जब हमें रिलेशन मिलता है तो हम लोग उसको डायमेंशन सेट करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी होता है कि हम देखते हैं कि कोई चीज इफ थिंग्स आर वेरिंग ओवर सम अदर पैरामीटर्स, सो हाउ दैट पैरामीटर कैन बी टेकन इन अकाउंट सो दैट
वी कैन टेक द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। ठीक है, तो कैसे होता है, एक हम फील करके देखते हैं कि सपोज एक बॉडी है जो ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है, वी हैव फाउंड दैट इसकी जो एनर्जी है किसी h हाइट पे वो कुछ पैरामीटर पर वेरी करती है। वो पैरामीटर क्या है, वो है मास। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि व्हेन वी पुट ऑन इट्स आल्सो वेरिंग ऑन ग्रेविटी। ठीक है, और ये डिपेंड करती है कितना हाइट इसे उठाया गया है। ठीक है, सो वी नो ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग जिसपे ये किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है, एंड वी आर अबाउट टू मेक द फॉर्मूला। ठीक है, कांस्टेंट का जो अब हो सकता है कि अभी हम देखेंगे कि जब फॉर्मूला बनता है तो उसमें कांस्टेंट भी आता है, तो टू कैलकुलेट दैट कांस्टेंट वी परफॉर्म द फिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड टेक आउट द कांस्टेंट, बट रिलेशन निकालने के लिए डायमेंशन इज सफिशिएंट। ओके, सो हाउ वी मेक द फॉर्मूला, कि सपोज वी राइट p इक्वल टू ओके k टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टाइम्स m to the power a, g to the power b and h to the power k, c। ओके, तो ये जो टर्म है ये हमें एनर्जी दे देगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब कैसे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन? क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m(L2t-2). ठीक है, तो वही डायमेंशन यहां से कांस्टेंट को हम हटा देंगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आएगा वो जाएगा m to the power a। ठीक है, ये L(t-2) है to power b और L to the power c है। ठीक है, नाउ वी कैन इक्वेट these three equation so that we can get the value of a b c, so that we can know what is the formula of potential energy। ठीक है, तो यहां से देखें कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब L क्या है, L b है और L c है। ठीक है, तो b प्लस c इक्वल टू 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड -2b इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 1, तो a आ गया, b आ गया, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया वो हो जाएगा kmgh। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया k की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग p को रख देते हैं mgh। ठीक है, तो दिस इज हाउ we can get the formula of potential energy by just using the dimension। okay, dimension से हम लोग फॉर्मूले को निकाल लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आता, but we can get the formula as it is। okay, so this is one of the most important powerful tool what we get from dimension analysis। okay, तो इसी तरह डायमेंशन के हम क्वेश्चन एक दो और सॉल्व करते हैं एग्जांपल। For more question you can join me on Unacademy Live, okay, and also I will provide the list of question in description box so that you can get a practice of lot of question। okay, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ा देनी है और कॉन्सेप्ट करने का तरीका तेज कर लेना है। ठीक है, तो एक मेरा दोस्त था, वो इतना तेज था क्वेश्चन सॉल्व करने में कि डायमेंशन पे उसने ऐसी पकड़ थी कि वो कोई भी क्वेश्चन देखता था ना एनर्जी के लिए तो वो सोचता था कि बस ये डायमेंशन मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आया एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो देखता था कहीं से मेरे को मास मिल जाए, एक्सीलरेशन मिल जाए, मास मिल जाए, एक्सीलरेशन मिल जाए और हाइट मिल जाए, तो तुरंत एनर्जी निकालता था। ठीक है, ही वाज नॉट इवन बॉदरिंग व्हाट ही नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बट ये बहुत हद तक हेल्प कर देता है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर पैरामीटर। ओके, तो इस चीज को हमें बहुत ही बारीकी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हम फॉर्मूला बिल्डिंग सीख जाए, हाउ यू कैन एनालाइज द डायमेंशन, एंड इफ यू आर वेरी मच थॉरो विद द डायमेंशन देन यू कैन even it will be helpful to other chapters also। okay, so we will be just discussing some few question of dimension analysis and then we will jumping on error analysis of the error and significant figure। okay, ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो
and you can solve most of the question from SC Verma and other IITs question. I will be also providing the link, तो आप लिंक के नीचे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, और या उसके लिए हम लोग एक बार और इंटरेक्शन कर सकें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी, न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी सुन ली, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, फोर्स को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना, तो मास इस सिस्टम, अगर ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसी के वे में हमें मास को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज होती है जिससे और सारी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे दिया तो हम जितने भी ये जो सिस्टम है, जो इनका सिस्टम है, इनके में सारी जो क्वांटिटी होगी वो इन्हीं से डिराइव होगी, राइट। सो वी नीड टू हैव डिराइव मास, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। डायरेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Okay, so what is dimension of force in SI unit? Dimension of force. So force is ML2 MLT minus 2. Okay, so mass का dimension, what will be the mass dimension? It will come force upon LT minus 2. Okay, so force is again SI it's a fundamental quantity, you can write this as a F, okay, L minus 1 T2, okay, and L here see, L कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो L को हमें V, F और T के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं वेलोसिटी जो होती है V इज इक्वल टू L अपॉन T और L इक्वल टू L इक्वल टू VT, ठीक है। अब इस L को इस VT से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F VT टू पावर माइनस 1 इंटू T टू पावर 2, तो ये आ जाएगा F V टू पावर माइनस 1 T टू पावर माइनस 1, सॉरी T टू पावर प्लस 1। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट द सॉल्यूशन, ओके। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकता है बिना कोई दिमाग लगाए, सिंपल। और एक तरीका क्या था, और एक तरीका वही था जो हम सिंपल इसमें इक्वेशन लिखेंगे, m लिखेंगे, ठीक है। m की यहाँ की डायमेंशन आई डोंट नो, बट सेम डायमेंशन शुड बी कमिंग फ्रॉम हियर आल्सो। सो f टू द पावर a, v टू द पावर b एंड t टू द पावर c इन सच वे दैट इसके जो ए और बी ऐसे फॉर्म में होने चाहिए जिसके डायमेंशन m के बराबर हो जाए, ठीक है। तो f का डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, v का डायमेंशन यहां से लिख देते और t का डायमेंशन को कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो उसको ऐसा लिखते कि वो सब कुछ कैंसिल होके m बच जाए। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम ऑफ दिस थिंग। तो इसी के साथ मैं डायमेंशन एनालिसिस को खत्म करता हूं, इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर शुरू करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आल्सो आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी लाइव, सो आप वहां पे भी आके हमसे लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां रियल टाइम डिस्कशन होता है तो और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर वो होती है जैसे कि हम कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सपोज जैसे आप वेइंग मशीन पे जब हम जाते हैं तो आप देखते हैं वेइंग मशीन के डेसिमल के 2-3 प्लेस तक हमें वैल्यूज दिखाता है, ठीक है, फॉर वन kg एंड देन आफ्टर दैट आल्सो देयर आर 2-3-4 डिजिट्स, ओके। तो जब भी हम वेइंग करते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो जैसे सपोज 1 kg है तो उसके बाद वो कुछ फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। तो जहां तक भी हम किसी भी मेजरमेंट को इक्यूरेटली कर लेते हैं या फिर जहां तक हमें उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता होता है उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वाइज क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आर significant figure of the number are digit
दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द मेजरमेंट। ठीक है, वही मीनिंग है कि जो किसी भी मेजरमेंट में एक कंट्रीब्यूशन देता है उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे सपोज कि 1.5 kg है और यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है 8 फिर 7 फिर 6। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि ये डिसिमल के 1 प्लेस तक सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये बाकी नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ठीक है, तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीज में भी आता है। सो टू नो अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, लेट्स सी द रूल्स। अगर कोई वैल्यू है 0.0000, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 1 है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 1 है। ठीक है, जनरली जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 12000.00, ठीक है, या फिर 001200.00, इसकी जो इन दोनों के जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 2। ठीक है, क्योंकि यही तो है जो नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बाकी इसको हम लोग एज इट इज मेमोराइज कर सकते हैं कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके लिए हम कुछ रूल देखते हैं कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करना चाहिए। तो ये होता है कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं पहले उसमें। तो जैसे सपोज कि 1 2 0 0 0 है 0 0 है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, 0 को सिग्निफिकेंट नहीं लेते थे। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सब जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर 0 किसी भी नॉन जीरो के डिजिट के बीच में आता है तो उसे सिग्निफिकेंट लेते हैं। जैसे 1 0 0 0 2 है और ये 0 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल होता है लीडिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 0 0 0 1 2 3 है। ठीक है, तो इसमें जो एसएफ आएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, ये सिर्फ यही सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब ट्रेलिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जो जीरो डेट कम आफ्टर द डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 0 0। ठीक है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है। ठीक है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2। ठीक है, इसी तरह 2.72 इंटू 10 टू द पावर 3, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी वो हो जाएगी 3। इसके ये 1 2 3। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं जब डेसिमल का यूज नहीं हो रहा था। ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन डेसिमल आर यूज्ड। ओके, तो उसमें दो कंडीशन आती है, एक नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर नंबर इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, सो इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन ऑल द डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 32.010। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएंगी। ठीक है, उसी तरह 32.12345। ठीक है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट आ जाएगी इसमें 5 आएगी। ठीक है, तो सारे नंबर जो है सिग्निफिकेंट होते हैं अगर इन डेसिमल प्लेस नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब नंबर स्मॉलर देन 1 के लिए क्या होता है, तो
लीडिंग जीरो और इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो मतलब किसी भी जो नंबर है उसके जो लीडिंग जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट, जैसे कि ये सारे जो नंबर है ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर बस ये हो जाएगा, तो एस एफ जो आ जाएगा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इस केस में देखते हैं, इस केस में जो होगा 1 2 3। ठीक है, तो एस एफ जो होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस केस में ये तो जीरो इनसिग्निफिकेंट है, पर ये और ये इसकी जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं डेसिमल में। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, इसलिए इसके सारे फॉर्मूलेस को आप एक बार देख लीजिए। मैं इसका पीडीएफ भी लिंक में डाल दूंगा ताकि आप फिर से रिवाइज कर सको और इसको अच्छे से थरो कर लीजिए ताकि सिग्निफिकेंट फिगर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, लास्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरर्स की। ठीक है, तो एरर में हम देखेंगे कैसे हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर आता है। तब तक के लिए आप ये सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालना देख लीजिए, डायमेंशन सारे से सारे यूनिट्स का निकालना देख लीजिए। अगर कहीं भी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर सके। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज also follow me on Unacademy Live, आई एम टीचिंग ओवर देयर, तो उसमें हम लोग रियल टाइम क्वेश्चन डिस्कशन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।